ओके, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग एनसीईआरटी के सेकंड के थर्ड चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। इस पूरी यूनिट में रिप्रोडक्शन यूनिट थी और जिसमें हम लोगों ने प्लांट में और इन जनरल रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश की। इन जनरल हमने जब रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश की थी, चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और उन ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में हमने मेनली दो तरीके के रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश की थी। एक थे एसेक्सुअल और एक थे सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हमने समझा तो हमें जाना कि ये यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल मतलब उसमें दो तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं है। अच्छा, नहीं है, इसका मतलब वहां पर केवल एक ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्व होगा और जनरली गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या आपको वो 5 या 6 पॉइंट याद है आपको? यस, आपको याद करने चाहिए क्योंकि चैप्टर में फिर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फिर से उन सारे बेसिक बातों को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ 6 पॉइंट में आपको एक बार चैप्टर शुरू करने के पहले रिवाइज करा देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायपेरेंटल था या यूनिपेरेंटल? थैंक यू वेरी मच, आपको याद है, अच्छी बात है। जनरली गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता था तो हम लोग कहते थे देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ करता था। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने बोला था कभी कभी गैमीट बन भी सकते हैं। क्या कभी कभी गैमीट बन सकते हैं? गैमीट बनने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो जाए, ये बड़ा विचित्र घटना थी। याद है आपको? पार्थिनोजेनेसिस। हाँ, और अब तो हम दूसरी घटना भी जानते हैं, एपोमिक्सिस। सुने हो ना? एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक। तो हमें मालूम है यहाँ गैमीट बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो बताओ यूनिपेरेंटल की बायपेरेंटल? यूनिपेरेंटल। फिर बोला गया कि जनरली देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। अगर गैमीट बन गए तो बताओ क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो क्या ये बायपेरेंटल कंडीशन को मेंटेन करता? यस। और फिर मैंने बोला था जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली देयर इज नो वेरिएशन। क्या नहीं था? वेरिएशन। और हमने इनके बच्चों को क्या बोला था? क्लोन्स। तो देखिए, कुछ लोग हैं जो हमारे साथ शुरू से, वो तो जानते हैं इन 6 पॉइंट को। कुछ लोग हैं जो 1 या 2 दिन पहले आए हैं और जो नहीं समझ रहे, वो उनके लिए बहुत जरूरी है। बताओ, यूनिपेरेंटल की बायपेरेंटल? जनरली गैमीट, कभी कभी गैमीट, लेकिन फर्टिलाइजेशन, बच्चों में वेरिएशन और क्लोन बनते। याद है? इसके बाद मैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लिख रहा हूँ। बताइए, जनरली इट इज यूनिपेरेंटल और बायपेरेंटल। क्या ये बायपेरेंटल है? इसमें एक मेल होगा और एक फीमेल। क्या ये गैमीट हमेशा बनाएंगे? बिना गैमीट बनाए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और गैमीट बनने के बाद क्या इनका फ्यूजन होगा? तो सर जी, फर्टिलाइजेशन इज अ रूल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करना ही पड़ेगा। और फिर मैंने बोला था बच्चों में आएंगे वेरिएशन। क्या आएंगे? थैंक यू वेरी मच। और फिर बोला था इन बच्चों का नाम ऑफस्प्रिंग। तो मैंने आपको एक तरफ 5 और एक तरफ 6 पॉइंट पढ़ाए थे और उन्हीं 6 बेसिक पॉइंट को 5 बेसिक पॉइंट से आज मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। आप कुछ भी कैसे भी समझिए, ये कॉन्सेप्ट मत छोड़िएगा। यस, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज यूनिपेरेंटल की बायपेरेंटल। जब हम इस दुनिया में नहीं थे, हमारे फादर थे, हमारी मम्मा थी, फादर और मदर थे, हम इस दुनिया में नहीं थे, उनके गैमीट थे, पर उन गैमीट के फर्टिलाइजेशन से हम बने। हमारी पहली शक्लो सूरत कैसी थी? जायगोट। यानी हम सबसे पहले किस रूप में बने? जायगोट। जायगोट से बना एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बना ऑफस्प्रिंग। तो हम इस दुनिया में सबसे पहले किस फॉर्म में आए? जायगोट, यूनिसेलुलर फॉर्म में आए। इसका मतलब हमें बनाने में, जायगोट को बनाने में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, मम्मा एंड पापा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायपेरेंटल। पक्का? और अगर इतनी बात आप समझते हो तो मैं इजीली आगे बढ़ सकता हूं कि आज हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ बात समझने की है। पहली बात,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो क्या सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल। तो मैं एक बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात दोबारा कर लूं आपसे, तो बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त एक प्रोसेस जरूर होगा, नाम बताओ। इतने दिनों से बात कर रहा हूं, आपको ये बात बिल्कुल खुल के बोलनी चाहिए। बोलो कौन सा? फर्टिलाइजेशन। क्या इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं? क्या बनता है? जायगोट। क्या जायगोट बनता है? और मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन मेन इवेंट है किसमें, और फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट पोस्ट। तो भैया ये वाला कौन सा इवेंट होगा? प्री फर्टिलाइजेशन। बोलो क्या होगा? और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सर मैं चैप्टर अभी पढ़ाना शुरू भी नहीं किया हूं, मैंने आपको बता दिया कि भैया बताओ कोई भी बंदा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो कितने इवेंट करेगा? 3। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट। और अब मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं। चैप्टर ये कहता है कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बोलो क्या नाम है? और भाइयों बहनों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल, यानी ह्यूमन किस तरीके का रिप्रोडक्शन करते हैं, दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनकी जिंदगी में भी कितने इवेंट आएंगे? नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा और तीसरा। भाइयों बहनों, प्री फर्टिलाइजेशन के 2 इवेंट थे। नंबर 1 गैमीटोजेनेसिस, फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर है, थैंक यू वेरी मच, गैमीट ट्रांसफर। इसके बाद मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? जायगोट। और इसके बाद क्या बनेगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जायगोट से कैसे बनेगा फीटस, और फीटस से कैसे बनेगा ऑफस्प्रिंग, इसकी पूरी एक कहानी है और इस कहानी को हम लोग इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। तो जायगोट से फिटस, फिटस से ऑफस्प्रिंग, ये सब बनने की कहानी का नाम प्री फर्टिलाइजेशन की पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ठीक है, एक बार आखिरी बार बोल लेते हैं, बताओ क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो 3 बेसिक बातें, क्या वो 3 बेसिक बातें होकर ही रहेंगी? पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और अगर भाइयों प्री फर्टिलाइजेशन हुआ तो 2 बातें रहेंगी। नंबर 1 गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। तो बोलते हैं कि चलिए सारे इवेंट लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो रहा होगा। और एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में केवल वो इवेंट लिखे हैं। धीरे धीरे मैं आपको सिखाई दूंगा उन इवेंट के बारे में। चलो प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में बेटा पहला इवेंट गैमीटोजेनेसिस। बोलो। और गैमीट 2 प्रकार के, एक स्पर्म और एक ओवा। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर से बोलो, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवा का बनना oogenesis। तो बताओ स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवा का बनना oogenesis। क्या ये दोनों के दोनों प्रोसेस गैमीटोजेनेसिस है? बिल्कुल है, ये दोनों के दोनों प्रोसेस गैमीटोजेनेसिस हैं। सर प्री फर्टिलाइजेशन में दूसरा इवेंट है गैमीट ट्रांसफर। बोलो कौन सा ट्रांसफर? हम सब लोग जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर हैं जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, और इन स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर का नाम है यूट्रस। बोलो क्या नाम है? यूट्रस। यूट्रस के अलावा आपको मालूम है यहाँ पर है सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स। बोलो क्या है? सर्विक्स। और इसके अलावा क्या है? वेजाइना। याद रखना, थ्रू वेजाइना हम लोग यहाँ पर स्पर्म को डिपॉजिट करते हैं, वेजाइना में करते हैं स्पर्म का डिपॉजिशन, और स्पर्म यूट्रस की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीमन का पहुंच जाना। इट इज नोन एज इंसेमिनेशन। बोलो क्या नाम है? तो भाइयों और बहनों, इंसेमिनेशन इज अ गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर।
तो आपको यह सीखना है कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से इवेंट किस किस चीज को रिलेट कर रहे हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन के कितने इवेंट? 2। वन इज गैमीटोजेनेसिस, दूसरा गैमीट ट्रांसफर। और गैमीटोजेनेसिस में कितने इवेंट? 2। एक कौन? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में कौन मूव कर रहा है? स्पर्म। और स्पर्म मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है? गैमीट ट्रांसफर। और गैमीट ट्रांसफर को हो जाना इट इज नोन एज इंसेमिनेशन। बोलो क्या नाम है? तो बताओ, इंसेमिनेशन इज गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर। और इन गैमीट का आपस में होगा फर्टिलाइजेशन। यहां कहीं फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा जाइगोट। बोलो क्या बनेगा? भाई मदद करो, क्या बनेगा? और जाइगोट बन गया तो बताओ प्रोसेस का नाम क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। 2 इवेंट पूरे हो गए। बोलो पर कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा कौन? फर्टिलाइजेशन। अभी मैं सीक्वेंस पूछूंगा सबसे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट। अब इस जाइगोट में होगा क्लीवेज। क्या होगा बेटा? क्लीवेज। तो जाइगोट में होगा क्लीवेज। तो क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के पहले की बाद में? तो बताओ ये प्री फर्टिलाइजेशन है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन? और बेटा क्लीवेज के बाद होगा ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन। बोलो किसका फॉर्मेशन? हाँ भाई मदद करो, किसका फॉर्मेशन? ब्लास्टोसिस्ट। और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगी। क्या होगी? इम्प्लांट। यानी वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाकर चिपक जाएगी। दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। बोलो क्या नाम है? और ये इम्प्लांटेशन लगभग 9 महीने तक चलता रहेगा। इट इज नोन एज जेस्टेशन। बोलो क्या नाम है? जेस्टेशन का दूसरा नाम है प्रेगनेंसी। बोलो क्या नाम है? और इस प्रेगनेंसी के दौरान होती रहेगी एम्ब्रियोजेनेसिस। बोलो क्या नाम है? यस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन चलता रहेगा। बताइए कितने महीने तक? 9। सीक्वेंस में आपसे पूछ ही लूंगा और बहुत ध्यान से बैठना। इतना कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको तुम इतना बड़ा और इतना मजाकिया बना देते हो। अगर ऐसा करना का मन करे तो पीछे से वो गेट खोलना और चल देना, ठीक है? अदरवाइज बोर्ड की तरफ देखना, वरना फिर मैं बहुत खतरनाक साबित हो जाता हूँ। फिर तुम्हारे और मेरे ईगो टकराएंगे और फिर मामला मुश्किल में आएगा। वी आर हेयर टू गेट द नॉलेज ओनली, दैट्स इट। कोई भी बात करता हुआ नहीं मिले। सो जाइगोट में एन था कि 2n? जाइगोट में क्या हुआ? क्लीवेज। क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट। उसका क्या हुआ? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या हुआ? जेस्टेशन। बोलो क्या नाम? जेस्टेशन प्रेगनेंसी का नाम है। प्रेगनेंसी कितने महीने चली? 9। और इन 9 महीनों में क्या होता रहा? एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान यहाँ फुल बेबी बना, फुल बेबी बन गया। और जो ये बेबी बना इसका सर्विक्स और वजाइना के थ्रू हुआ पार्चुरेशन। क्या हुआ? दैट इज नोन एज बर्थ। पार्चुरेशन, दैट इज नोन एज बर्थ। बर्थ। और बर्थ होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म हुए। तो जिनको रट्टा मारना है रट्टा मारे। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से बताएंगे कि क्या क्या प्री फर्टिलाइजेशन में है, क्या फर्टिलाइजेशन में है, क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। बिना देखे बता पाओगे? बताओ। प्री फर्टिलाइजेशन में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड इंसेमिनेशन। घर जाओगे तो एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी में ये इवेंट लिखे होंगे। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, दोनों के बन जाने का नाम गैमीटोजेनेसिस। गैमीट बन गए हैं, दोनों मूव कर रहा कि एक। बोलो कौन? स्पर्म। स्पर्म मूव करके फीमेल गैमीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में छोड़ा गया। प्रोसेस का नाम इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इज गैमीट ट्रांसफर। आगे का गैमीट ट्रांसफर थ्रू ट्रेल होगा, याद रहेगा? जब गैमीट ट्रांसफर हो जाएगा कौन सा प्रोसेस खत्म? प्री फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होगा? मेल और फीमेल गैमीट कहीं मिलेंगे? यूट्रस में कि फैलोपियन ट्यूब में? फैलोपियन ट्यूब। इनका फर्टिलाइजेशन होगा। पहली सेल में रहेगी जो 2n है, जाइगोट। n की 2n
जाइगोट बन जाने तक क्या खत्म हो गया? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चालू हुआ? क्लीवेज। क्लीवेज इज द पार्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट बोलो, क्लीवेज, ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, पार्चुरेशन। और बच्चा अगर पैदा हो गया, क्योंकि हम लोग ओवीपेरस की बीबीपेरस, तो हम अंडे पैदा करेंगे कि बेबी? और अगर बेबी को पैदा किया तो बताओ बेबी के पैदा करने के इस प्रोसेस का नाम पार्चुरेशन। पक्का? अगर हम इसे बाय बाय कहें और एक तरफ से सारे सेंटेंस बोले तो सीक्वेंस बताओगे? गैमीटोजेनेसिस हो गया, इंसेमिनेशन हो गया, इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, फिर क्लीवेज, ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन हो गया। और पूरे चैप्टर में इतने ही इवेंट पढ़ने। इसके ठीक पहले वाला चैप्टर याद करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कितने इवेंट पढ़े थे? 3। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस पढ़ी थी। तो सर जी यहां पर भी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला इवेंट है गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस में सिंस वी आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, कैसे हम लोग सेक्सुअली, यानी हमारी बॉडी में दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि नहीं है? इसका मतलब अलग अलग बॉडी है। इसका मतलब गैमीटोजेनेसिस में एक गैमीट का नाम स्पर्म है और एक का नाम ओवा। तो भाइयों बहनों, जो ओवा गैमीट है ये मेल गैमीट की फीमेल, और स्पर्म ओ बेटा मेल गैमीट है। इसका मतलब मेल गैमीट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन दोनों देखना पड़ेगा। एंड द गैमीट का फॉर्मेशन अकर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बोलो कहां पर? इतना बड़ा बात नहीं है जितना बड़ा मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ हमेशा गैमीट किन ऑर्गन में बनते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो बताओ स्पर्म बनाने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम? अरे यार मैंने तो टेस्टिस पढ़ाया नहीं। बोलो क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ओवा बनाने वाले का नाम? और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक सिस्टम होगा, तो बताओ उस सिस्टम का नाम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बताओ हमारे पास कितने रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? 2। एक कौन? मेल और एक कौन? फीमेल। तो हमें एक से शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने शुरू किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किससे? तो हम लोग भी किससे शुरू करें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताओ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मतलब क्या बनाने जा रहे हैं? गैमीट। गैमीट कितने प्रकार के? 2। एक कौन? स्पर्म, एक कौन? ओवा। स्पर्म बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ओवा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इनके सिस्टम होंगे, और सिस्टम को पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आवर फर्स्ट टॉपिक शुड बी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारा पहला टॉपिक होना चाहिए और है भी। हम इसे पढ़ने जा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर हैफजल्ड स्टडी से बचना है तो हमेशा अपने नोट्स के हेडिंग्स बहुत क्लियर रखिए। जैसे हम लोगों ने एनिमल किंगडम को 8 पॉइंट में पढ़ डाला, याद है? क्या हमने प्लांट किंगडम को 8 पॉइंट में पढ़ डाला? भूल गए। और क्या हमने मॉर्फोलॉजी को 7 पॉइंट, फैमिलीज को 7 पॉइंट में पढ़ डाला? तो हमें वो 8 पॉइंट 7 पॉइंट याद है। ठीक ऐसे ही किसी भी टॉपिक में नोटिफिकेशन, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 हेडिंग्स में पढ़ाऊंगा, और ये 4 हेडिंग्स तुम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रख लो, और इन्हीं 4 हेडिंग में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा दूंगा। पहला हेडिंग होगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। The first heading will be primary reproductive organ. Sometimes they are also known as primary sex organ. And these are the organ which involve in gamete formation.
ये वही ऑर्गन होते हैं जो गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मैं बता दूं, इसी तरह मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, और जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो यही 4 पॉइंट पूछूंगा और बताना भी पड़ेगा। पहला पॉइंट, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा, एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स, दीज आर नोन एज एक्सेसरी डक्ट्स, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ कुछ जुड़ी हुई डक्ट्स होगी जो गैमीट को कैरी करेंगी। The third point is accessory glands. Accessory glands। और चौथा पॉइंट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर आपका दिमाग इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखता है तो आप कल को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखते वक्त भी यही 4 बातें लिखेंगे। बताओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने पॉइंट पे पढ़ा जा सकता है? 4। नंबर 1 प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा एक्सेसरी डक्ट, तीसरा एक्सेसरी ग्लैंड, चौथा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। याद रहेगा? मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ और खूब ध्यान से सुन लो। बताओ, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोगों ने कितनी हेडिंग्स में पढ़ना है? 4। नंबर 1 प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, याद रहेगा? कोई पूछे व्हाट आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बता पाओगे? दीज आर द ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन गैमीट फॉर्मेशन। किसमें? तो गैमीट फॉर्मेशन में जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ह्यूमन के केस में इस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है टेस्टिस। बोलो, क्या नाम है? इट इज सिंगुलर के फॉर्म में है टेस्टिस, और अगर प्लूरल कहीं लिखना हो इट इज टेस्टिस। देखिए अंतर कहां आया, आई और ई। अगर टेस्टिस है इसका मतलब हम दोनों टेस्टिस के नाम ले रहे हैं, और आई है तो सिंगुलर है, टेस्टिस है तो प्लूरल है। तो हमारे पास जो मेल होता है उस मेल के पास एक पेयर टेस्टिस होते हैं। एक पेयर टेस्टिस का मतलब है 2 टेस्टिस होते हैं और उनकी कहानी है। इसके अलावा एक्सेसरी डक्ट्स, इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड, और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए, जब बोर्ड में कुछ नहीं रहता देन यू तब आपके आंसर मैं एकदम सही मानता हूं, प्रिसाइज मानता हूं। मुझे क्या पढ़ाना है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मुझे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम पढ़ाना है। बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 हेडिंग में पढ़ना है। चारों हेडिंग याद है? पहला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा एक्सेसरी डक्ट, तीसरा एक्सेसरी ग्लैंड, और चौथा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और देखना, पूरी हेडिंग में तुमको ये ढूंढना है और तुम समझ जाओगे कहां क्या पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। समथिंग रिलेटेड विद द टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब है मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। पहली हेडिंग, व्हाट इज पहली हेडिंग? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पक्का? थोड़ी देर के लिए जो एनसीईआरटी में नहीं है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए पेन रख दीजिए। याद रखना, जिस समय ह्यूमन बेबीज की बात करेंगे, हम ह्यूमन बेबीज की जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि इनके पास एक रीजन है, दैट रीजन इज नोन एज एब्डोमिनल। बोलो, क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल। ये है एब्डोमेन, पेट वाला रीजन है एब्डोमेन। बस समझने के लिए मुझे कुछ चीजें एनाटॉमिकली लिखनी पड़ती। इसके अलावा देयर इज अ बोन नोन एज पेल्विक बोन। कौन सी बोन? थाई बोन इज ऑल्सो नोन एज, नो, हिप बोन इज ऑल्सो नोन एज पेल्विक बोन। फिर से बोलो, कुछ गड़बड़? क्या आपको पेल्विक बोन का याद है? पेल्विक बोन के रीजन को हम लोग बोलते हैं पेल्विस। बोलो, क्या बोलेंगे? इसका मतलब एब्डोमेन के जस्ट नीचे वाला रीजन कौन सा है? पेल्विस। पक्का? अब ध्यान सुनना, जो टेस्टिस है दे आर प्राइमरली, यानी बचपन से एम्ब्रियोनिक कंडीशन से दे आर एब्डोमिनल। लिखो मत, पहले समझो बेटा। इन चैप्टर्स में समझने को बहुत है, लिखने के लिए एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है। दे आर प्राइमरी एब्डोमिनल।
यानी ये एब्डोमेन में कहीं पर बने हुए थे टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्डोमेन में कहीं बने हुए थे, प्राइमरली एब्डोमिनल है। लेकिन बेबी जब 7वें मंथ में आया, 7वें महीने में आया, तो ये जो टेस्टिस थे ये एक कैनाल के द्वारा, दैट कैनाल इज नोन एज इंग्वाइनल कैनाल, बोलो क्या नाम है, इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा एब्डोमेन से डिसेंड होकर के एक पाउच में आ गए, दैट पाउच इज नोन एज स्क्रोटम। फिर से बोलो, इट इज नोन एज स्क्रोटम। और जिस कैनाल के द्वारा ये नीचे आए हैं, यानी जिस कैनाल के द्वारा नीचे आए हैं, दैट कैनाल इज नोन एज इंग्वाइनल कैनाल। बोलो क्या नाम है भाई, थोड़ा थोड़ा ध्यान से दो और जो जो मैं पूछूं बताते जाओ। बताइए, टेस्टिस शुरुआत से स्क्रोटल सैक में है कि एब्डोमेन में है? जब बच्चा 1-2 महीने से चालू हुआ, 2 महीने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने चालू हुए और 2 महीने से लेकर 7 महीने तक कहाँ रहा? एब्डोमेन। और एब्डोमेन 7वें महीने के बाद एक कैनाल के थ्रू, कैनाल का नाम इंग्वाइनल कैनाल, फिर से बोलो, इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा ये नीचे की तरफ डिसेंट हुआ और डिसेंट होने के बाद ये यहां पर पहुंचा। इस पहुंचने वाली जगह का नाम स्क्रोटम, फिर से बोलो। और इस स्क्रोटम में पहुंचने के साथ साथ अभी भी इसके कनेक्शन एब्डोमेन से हैं बाई अ कॉर्ड, एंड दैट कॉर्ड इज नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। बोलो क्या नाम है? तो बताओ, क्या ये हमेशा से स्क्रोटम में थे? क्या ये हमेशा से स्क्रोटम में थे? नो। क्या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये स्क्रोटम में थे कि एब्डोमेन में थे? फिर 7वें महीने में ये डिसेंड हुए, डिसेंड होकर कहाँ आए? स्क्रोटम। फिर से बोलो। याद रखना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, मालूम है ना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 36 से 37 डिग्री, सॉरी 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, यानी लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए। ध्यान से सुनो। और जो बेटा 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर बेटा आपको इस सैक में मिलने वाला है। सैक का नाम स्क्रोटम सैक या स्क्रोटल पाउच या स्क्रोटम। याद रखना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत रेयर कंडीशन ऐसी आती है कि जो टेस्टिस है वो इंग्वाइनल कैनाल में के थ्रू स्क्रोटम में नहीं आ पाता, तो वो टेस्टिस कभी भी स्क्रोटम में दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट टेस्टिस। क्रिप्ट का मतलब ही होता है छुपा हुआ, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज क्रिप्ट और कैडिज्म। क्रिप्ट और किडिज्म हमें मालूम है, जब भी तुम सुनना बंद करोगे तभी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। नहीं आया ना? बताओ, टेस्टिस हमेशा से स्क्रोटम सैक में थे? हमेशा से थे? क्या ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एब्डोमिनल था? एब्डोमिनल था, यस एब्डोमिनल था। क्या ये 7वें महीने में नीचे आया? 7वें महीने में नीचे आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37, और हमें कितना डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए? 2 से 2.5, और 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर एब्डोमेन में रह पाएगा कि नहीं? नहीं। तो हमें एब्डोमेन से चीजों को बाहर लगा के एक पाउच में रखना पड़ेगा। पाउच का नाम स्क्रोटम। स्क्रोटम में ना आता तो बताओ गैमीटोजेनेसिस होती कि नहीं? स्पर्मेटोजेनेसिस होती कि नहीं? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाता। डिसेंड नहीं कर पाता मतलब नीचे स्क्रोटम में। तो बताओ, एम्ब्रियोनिक कंडीशन का टेस्टिस क्या पेट में ही बना रह जाता है? और बच्चा जब पैदा हो रहा होता है तो उसका स्क्रोटम तो होता है, लेकिन स्क्रोटम में टेस्टिस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्ट और किडिज्म। बताओ, क्रिप्ट और किडिज्म वाला बच्चा फर्टाइल होगा कि इनफर्टाइल? हाँ, अब बताओ, व्हाई इट विल बी इनफर्टाइल? पता नहीं। ये इनफर्टाइल क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर हाई रहेगा, और टेम्परेचर हाई रहेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी तो फर्टाइल की स्टेराइल। समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज इनफर्टाइल। बोलो क्या बोलेंगे?
अभी मैंने एनसीईआरटी का पॉइंट शुरू भी नहीं किया। ये नॉलेज एनसीईआरटी के बाहर की है जो तुम्हें आनी चाहिए। एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो मैं पढ़ा दूंगा। एनसीईआरटी के बाहर की चीजें मुझे बताते जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। बताइए, इस कॉर्ड का नाम स्पर्मेट, और इस कैनाल का नाम इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू कौन सी कॉर्ड आ रही है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इसने टेस्टिस को कहां पहुंचाया है? स्क्रोटम। फिर से बोलो। और स्क्रोटम में पहुंचकर इसका टेम्परेचर कितना कम हो रहा है? 2 से 2.5। किसके रेस्पेक्ट में? बॉडी के। इसका मतलब 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर हमें किस बात के लिए चाहिए? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या एब्डोमेन से इसका कनेक्शन टूट गया? नो, अभी भी इसके साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड है। यस। अच्छा बताओ, कभी कभी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाएंगे? बोलो। क्या इसे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलेंगे? देखो, कभी भूल जाना तो क्रिप्ट का मतलब ही होता है छुपा हुआ। मैंने कई बार पढ़ा, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर खून, याद है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, एक्सपोज होती है कि छुपी हुई? छुपे। तो ऑर्किडिज्म का मतलब है टेस्टिस बेटा एब्डोमेन में छुपा रहा। और बताओ, ये फर्टाइल होगा कि इनफर्टाइल? खैर, अगर टेस्टिस स्क्रोटम में आ गया तब क्या होगा? तब इसका शेप और साइज क्या होगा, वो समझने की चीज है। तो आइए उसको भी समझते हैं। टेस्टिस जनरली इनका जो साइज होता है वो लेंथ और विड्थ में अलग अलग होता है। लंबाई लगभग इन टेस्टिस की 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, और चौड़ाई इनकी जो होती है इट इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। और टेस्टिस के चारों तरफ देयर आर सम लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इनके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। याद रखना, एनसीईआरटी ने ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आपको नहीं पढ़ाई है, और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। सबसे पहले वाली जो लेयर होती है, जो सबसे बाहर की तरफ होती है, इट इज नोन एज ट्यूनिका वैजिनैलिस। ट्यूनिका वैजिनैलिस। ट्यूनिका वैजिनैलिस के बाद इनके पास एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद सबसे अंदर की एक लेयर होती है, एंड दैट इज नोन एज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। बोलो क्या नाम है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ओके, जो मैं पूछूं बताओ। टेस्टिस जब स्क्रोटम में आ जाते हैं तो क्या उनका शेप और साइज आपको याद है? बताओ साइज क्या है? लंबाई में 4 से 5 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी है तो लर्न करना ही पड़ेगा। चौड़ाई कितनी? 2 से 3 सेंटीमीटर। और इनके बाहर चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। कितनी कवरिंग? 3 कवरिंग है। याद रखना, सबसे पहले ट्यूनिका वैजिनैलिस, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, फिर से बोलो, सॉरी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे बाद ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो सबसे पहले बाहर की तरफ ट्यूनिका वैजिनैलिस, अच्छा सबसे अंदर ट्यूनिका वेस्कुलोसा, और बीच में ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तो ये एक्स्ट्रा है, नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन याद रखना, इफ यू नो अबाउट द हाइड्रोसील, अगर आपने इस बीमारी का नाम कभी भी सुना है हाइड्रोसील, इसमें जो होता है इफ्यूजन ऑफ द फ्लूइड हो जाता है, फ्लूइड भरने लगता है, और फ्लूइड भरने की वजह से टेस्टिस का साइज बढ़ जाता है, एंड इट इज इन ट्यूनिका वैजिनैलिस। बोलो किसमें? ट्यूनिका वैजिनैलिस। सो इसलिए तुम्हें जानना जरूरी है कि कभी क्वेश्चन आया तो पता चला टेस्टिस में पानी भरा कि कवरिंग में।
टेस्टिस में। इट इज इन कवरिंग ट्यूनिका वेजिनैलिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बीच में या फिर ट्यूनिका वेजिनैलिस में ये पानी भर जाता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोसील। हटाते हैं, बताओ टेस्टिस का साइज याद रहेगा? लंबाई में 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 2 से 3 सेंटीमीटर। कवरिंग है? कितनी कवरिंग है? तीनों कवरिंग के नाम याद रहेगा? सबसे बाहर ट्यूनिका वेजिनैलिस, थैंक यू वेरी मच, ट्यूनिका वेजिनैलिस। उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वेरी गुड। इसके बाद सबसे अंदर वेस्कुलोसा, बीच में ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सबसे बाहर। नाउ आई वांट टू मेक अ स्ट्रक्चर अगेन। याद रखना, लेट सपोज इट इज अ टेस्टिस। सो टेस्टिस में लंबाई कितनी 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई, तो बताओ 3 लेयर हो गई। 3 लेयर के बाद, जब 3 लेयर बोलो तो फिर से देखो, मैं 3 लेयर नहीं बना रहा हूं, बोलो वेजिनैलिस, एल्बुजिनिया, वेस्कुलस। इसके बाद टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स, द कंपार्टमेंट ऑफ द टेस्टिस, and the testes are divided into so many compartment and these compartment are known as testicular lobules। बोलो क्या बोलेंगे? testicular lobules। yes, लगभग कितने 250 कंपार्टमेंट इन ईच टेस्टिस। These membranous compartment are present in each testis। लगभग कितने 250, और इनको बोलते हैं हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल। देखिए मैंने बहुत कुछ अभी छोड़ा है, अभी मैं जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए जो नहीं बनाया वो दिखना चाहिए। चलो बताओ क्या नहीं बनाया? ट्यूनिका वेजिनैलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, अभी बनाई नहीं बनाई, और फिर उसके बाद इसको कंपार्टमेंट में तोड़ा है। बताओ कितने कंपार्टमेंट? हर टेस्टिस में कितने? 250, और इनका नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ सी दिस, शायद मैं इसे समझा पाऊं आपको। इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल देयर आर सम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। These tube-like structure are known as seminiferous tubule। बोलो क्या बोलेंगे? seminiferous tubule, जिनका नंबर पर कंपार्टमेंट 2 से 3। थोड़ा टाइम भले लगेगा लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम इंटरस्टिशियम को समझ ही नहीं पाते हो, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो अब बताओ, हर कंपार्टमेंट, एवरी कंपार्टमेंट हैव 2 to 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, these ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके पहले कि मैं वो पढ़ाऊं जो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं कुछ जान लेना चाहता हूं आपसे, वो चीजें आप मुझे बताइए। सी, मैं डिफरेंट कलर को ट्राई करके कोशिश करता हूं कि शायद आप समझ में आ जाए। दिस इज स्ट्रक्चर, जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज ट्यूब्यूल। बोलो क्या है? ट्यूब्यूल। और कैसा ट्यूब्यूल? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 2 ट्यूब्यूल के बीच की ये जगह, दिस प्लेस, या फिर ये बाहर की जगह दिस प्लेस, या 2 ट्यूब्यूल की ये जगह, या ये बाहर वाली जगह, या ये जगह, या ये बाहर वाली जगह, इसको आप लोग किस नाम से जानेंगे वो मुझे देखना है। इट इज नोन एज इंटरस्टिशियम। बोलो क्या बोलेंगे? क्या ये एक ट्यूब है? ट्यूब है, यहां पर ट्यूब है। केवल बेटा लिखने से नहीं होगा, जो मैं पूछूं जवाब दो।
बताओ यहां पर ट्यूब है कि नहीं है? हाँ? तो क्या यहां पर स्पेस है? यहां पर ट्यूब है कि नहीं है? बताओ यहां पर ट्यूब है कि नहीं है? है? तो बताओ ये जो जगह है ये क्या कहलाएगी? इंटरस्टिशियम। फिर से बोलो, इट इज नोन एज इंटरस्टिशियम। नहीं दिख रहा? कम दिख रहा है? ठीक है बेटा, रुक जाओ। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? इंटरस्टिशियम। पक्का? अब तुमको मैं क्रॉस सेक्शन कट करके दिखा रहा हूं। क्रॉस सेक्शन देखिए मैं क्या काट रहा हूं। अब मैं टेस्टिस को काट नहीं रहा हूं, मैं काट रहा हूं ट्यूब्यूल को। किसको? ट्यूब्यूल को। तो जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कट होगा तो पाइप सिक। अगर मैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कट करूं तो बताओ क्रॉस सेक्शन में वो कैसा दिखाई पड़ेगा? राउंड। अगर ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर और भी हो तो वो भी कैसा दिखाएगा? राउंड। और दो ट्यूब के बीच की जगह, फिर से बोलो, क्या ये एक ट्यूब्यूल है? ये दूसरा ट्यूब्यूल है? दोनों ट्यूब को काट दिया। बताओ क्रॉस सेक्शन में, सॉरी आंसर, क्रॉस सेक्शन में कैसा दिखाई पड़ेगा? राउंड। बोलो कैसा दिखाई पड़ेगा? मजा नहीं आ रहा। कैसा? क्या ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है? मैंने क्या काटा हुआ है? येलो स्ट्रक्चर। चलो येलो ही बनाते हैं इसको, येलो ही बनाते हैं ताकि ये सही रहे कि सर आपने क्या बनाया। बताओ क्या मैंने ट्यूब काटा है? तो बताओ ट्यूब क्या कहलाया? सेमिनिफेरस ट्यूब। फिर से बोलो। तो क्या एक और कट सकता है? क्या और कट सकता है? तो बताओ ये क्या मिल रहे हैं तुम्हें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस काटा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो जगह है, क्या ये इंटरस्टिशियम है? ये इंटरस्टिशियम है? ये इंटरस्टिशियम और ये इंटरस्टिशियम है? यस। नो सर। नहीं आया ना? बताओ टेस्टिस को हमने कितने कंपार्टमेंट में बांटा? 250। हर 250 कंपार्टमेंट में, लगभग हर कंपार्टमेंट में 2 से 3, कभी कभी 1 भी चलेगा, मिनिमम लिख रहे हैं 2 या 3। क्या है? ट्यूब। ट्यूब का नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बोलो क्या नाम है? लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में जगह जो बची है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियम। क्या मैंने ट्यूब्यूल काटे? ट्यूब्यूल कटने पर क्या बेटा उनकी ओपनिंग राउंड शेप दिखाई पड़ी? मान लीजिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और मैंने इसको कट कर दिया, तो बताइए क्या राउंड ओपनिंग है? एक ट्यूब्यूल और काट दिया, उसकी भी ओपनिंग राउंड है। 2 ट्यूब्यूल के बीच की जगह का नाम इंटरस्टिशियम। बोलो क्या नाम? अब जब हम ट्यूब्यूल के अंदर जाते हैं भाइयों बहनों, जब ट्यूब्यूल के अंदर जाते हैं तो यहां पर हमें मिलती है जर्म सेल। बोलो क्या मिलती है? जर्म सेल। और जर्म सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। बोलो क्या नाम है? तो बताओ यहां पर भी क्या मिलेंगी? जर्म सेल। फिर से बोलो। जवाब नहीं आएगा तो गड़बड़ होगा। क्या मिलेगी? जर्म सेल। यहां पर भी क्या मिलेंगी? जर्म सेल। जर्म सेल वो सेल होती हैं जो गैमीट बनाती हैं, और इन जर्म सेल के बीच बीच में, जर्म सेल के बीच बीच में देयर आर सम सेल्स which are known as Sertoli cells। बोल से बोलो। तो बताओ हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर केवल जर्म सेल मिलती है कि बेटा सर्टोली सेल? बताओ यहां पर भी क्या मिलेंगी? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल एंड सर्टोली सेल। जवाब तो आपसे चाहिए। मैं कंपार्टमेंट के अंदर घुसा, कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल था। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें ट्यूब मिले, ट्यूब का नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट किया, कट करने पर अंदर हमें कुछ मिला। अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करूं, अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट करूं तो बताइए इन जगह पर, इस जगह पर क्या मिलेगा? जर्माइनल एपिथेलियम। बोलो क्या? जर्माइनल। और जर्माइनल एपिथेलियम की सेल का नाम जर्म सेल, और उन जर्म सेल के बीच बीच में क्या मिलेंगे? सेल। फिर से बोलो।
These germ cells are known as spermatogonia. बोलो क्या नाम है? थैंक यू वेरी मच. स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्म सेल. और इन स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल से बनेंगे गैमीट्स, और इन गैमीट्स का नाम होगा स्पर्म. बोलो क्या नाम है? स्पर्म. और इन स्पर्म को नरिशमेंट देंगी सर्टोली सेल. कौन देगा? तो बताओ, सर्टोली सेल जो होंगी ये गैमीट को बनाएंगी कि नरिश करेंगे? हाँ, नरिश. तो दूसरी सेल्स हैं जिनका नाम है सर्टोली सेल, या फिर इन्हीं को बोलते हैं नर्स सेल, या फिर इन्हीं को बोलते हैं सस्टेंटाकुलर सेल्स. सस्टेंटाकुलर सेल्स. तो बताओ, स्पर्म को बनाएगा कौन? बताओगे नहीं? स्पर्मेटोगोनिया. These are known as germ cell. ये एक एपिथेलियम का पार्ट है. एपिथेलियम का नाम जर्माइनल एपिथेलियम. और ये जर्माइनल एपिथेलियम किसकी एपिथेलियम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. देखो, जहां पर तुम्हारा विजन गड़बड़ हुआ वहां तुमसे क्वेश्चन गड़बड़ होने ही है. और केवल सुनाने नहीं आया कहानी की, तुम कहानी सुन लो और आगे बढ़ जाओ. जब तक ये फीलिंग के साथ आपको आएगा नहीं, मैं ऐसे करता रहूंगा. बताओ, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट मिले? कंपार्टमेंट मिल गए. कंपार्टमेंट के अंदर ट्यूब्यूल मिले? ट्यूब्यूल का नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. कट किया, ट्यूब्यूल के अंदर एपिथेलियम मिली, नाम है जर्माइनल एपिथेलियम. जर्माइनल एपिथेलियम में जर्म सेल्स हैं, सर्टोली सेल हैं. जर्म सेल क्या बना रही है? स्पर्म. इसका मतलब जर्म सेल एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगी, नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस. फिर से बोलो. लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का आखिरी स्टेप को, जिसमें स्पर्म बन के पूरी तरीके से तैयार हो रहा होगा, उन स्पर्म को नरिशमेंट चाहिए होगा, और नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली सेल का नाम ऑल्सो नोन एज नर्स सेल. बोलो. ऑल्सो नोन एज सस्टेंटाकुलर सेल्स. फिर से बोलो. बोलते हैं सर्टोली सेल एक हार्मोन निकालती है, नाम याद रखना, इट इज नोन एज इनहिबिन. याद रखना. कौन सा? इनहिबिन. आउट ऑफ एनसीईआरटी. इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी. इनहिबिन. और ये इनहिबिन जो होता है ये एफएसएच की ओवर एक्टिविटी को कम करता है. ओवर एक्टिविटी ऑफ द एफएसएच को इनहिबिट करता है. अब आपके लिए एफएसएच बड़ी प्रॉब्लम है. व्हाट इज एफएसएच? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है. गोनेड्स को मेंटेन करने वाले दो हार्मोन, एक एफएसएच और एक एलएच, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन. बोलो क्या नाम है? तो बताओ, एफएसएच की ओवर एक्टिविटी को कम करने वाले हार्मोन का नाम इनहिबिन. फिर से बोलो. और इनहिबिन कौन निकाल रहा है? नर्स सेल. और यही नर्स सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रही हैं, यानी दे हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस. कैसे करेंगी आगे मैं फिर बताऊं. बताओ, इनका नाम नर्स सेल क्यों है? क्या इन्होंने नरिशमेंट प्रोवाइड किया है? ओके. इसके बाद ये जो इंटरस्टिशियम टिश्यूज हैं, दीज इन इंटरस्टिशियम टिश्यूज में कुछ बेटा सेल पाई जा रही है. याद रहेगा इनका नाम. बताओ, ये इंटरस्टिशियम जो जगह है यहां पर भी कुछ सेल पाई जा रही है. इन सेल का नाम दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स. फिर से बोलो. और जवाब नहीं आएगा तो गड़बड़ आएगा. बताओ, इनका नाम इंटरस्टिशियल सेल्स. बताओ, इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हैं कि बाहर? दे आर ऑल्सो नोन एज लेडिंग सेल्स. बोलो क्या नाम है? लेडिंग सेल्स. ये ऑल्सो नोन एज लेडिंग सेल्स. और इन लेडिंग सेल पर से बेटा एक हार्मोन निकलेगा. नाम बताओ. They will secrete a hormone known as testosterone. फिर से बोलो. और टेस्टोस्टेरोन इज एंड्रोजन. बोलो कैसा है?
एंड्रोजन का मतलब मेल हार्मोन की फीमेल मेल, और यही मेल हार्मोन मेंटेन करेगा टेस्टिस की सारी एक्टिविटी को। पल्ले ही नहीं पड़ा। एक बार और बिल्कुल करेंगे नो डाउट। जितने लोगों को आया वो बताएंगे। बताओ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल दिख रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल की एपिथेलियम दिख रही है? एपिथेलियम का नाम जर्माइनल एपिथेलियम है। जर्माइनल एपिथेलियम में दो प्रकार की सेल हैं, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल गैमीट बना रही हैं, मेल की फीमेल में स्पर्म बन रहे हैं, नरिशमेंट की जरूरत है। कौन बना रहा? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल नरिशमेंट दे रही है, साथ में एक काम और कर रही है। क्या निकाल रही है? जो एफएसएच की ओवर एक्टिविटी को कम कर रही है, और एफएसएच की ओवर एक्टिविटी कम होने से स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प मिल रही है। क्या पढ़ाते हैं? जब एमबीबीएस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सर्टोली सेल एएमएफ नाम का हार्मोन भी निकालती हैं। एएमएफ, इट इज एंटी मुलेरियन फैक्टर। फिर से बोलो। मैं जानता हूं ये ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम्हें उल्टी आने लगेगी, लेकिन फिर भी सुनो। ना आए तो काट देना कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी सर ने जबरदस्ती पढ़ाया ज्ञान देने के लिए, मैं नहीं पढ़ा। मुलेरियन डक्ट याद रखना। बोलो क्या नाम? यस, मुलेरियन डक्ट। ये वो डक्ट है जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाई जाती है। किस कंडीशन में? एम्ब्रियो। तो चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, हम दोनों के एम्ब्रियो में कौन सी डक्ट है? और ये मुलेरियन डक्ट आगे चल के यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब बनाती है। यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। तो अब बताओ, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब मेल में बनना चाहिए? पता नहीं। कैसे बन गया तो क्या दिक्कत है, बन जाना चाहिए। भैया सुनो फिर से, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए किस वजह से क्या सोच के आते हो। ये इतने कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं, इतने खतरनाक चैप्टर हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब कर दे। फिर से सुनो, कौन सी डक्ट? बोलो मेरे साथ, मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट अगर फंक्शन कर जाए तो क्या बन जाएगा? यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। क्या मुलेरियन डक्ट मेल और फीमेल दोनों में होती है? यस सर। नो सर। लेकिन एक में मुलेरियन डक्ट फंक्शन करके क्या बना देती है? यूट्रस एंड, ये कौन है? फीमेल। लेकिन मेल में यूट्रस ना बन पाए, फेलोपियन ट्यूब ना बन पाए, इसका ख्याल कौन रखती है? सर्टोली सेल। क्या निकाल के? एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये फैक्टर मुलेरियन डक्ट को डेवलप होने देगा कि नहीं? नहीं। इसलिए यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब नहीं बनेंगे। कई बार ये एएमएफ कम सिक्रीट होते हैं, ध्यान सुनो। तो कंडीशन गायनेंड्रोमॉर्फ की बनती है, टेस्टिस भी बन जाते हैं और यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब भी बन जाते हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि ये मेल है कि फीमेल, एंड दीज कंडीशन आर नोन एज गायनेंड्रोमॉर्फ। क्या बोलते हैं? गायनेंड्रोमॉर्फ। पल्ले नहीं पढ़ा ना, इसीलिए कह रहे बहुत ध्यान से सुनो। कई बार ये एएमएफ सही से रिलीज नहीं होगा। अगर एएमएफ सही से रिलीज नहीं होगा तो एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज, और अगर एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो मुलेरियन ग्लैंड सप्रेस होगी। अगर मुलेरियन ग्लैंड सप्रेस नहीं हुई तो क्या बन जाएगा? यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब। टेस्टिस पहले ही बन चुके हैं और यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब बन गए। अजीब एनाटॉमिकल कंडीशन है, बाहर से देखने में मेल है, अंदर से फीमेल। एंड तुमने सेक्स चेंज के सो मैनी केसेस सुने होंगे कि कोई मेल था वो फीमेल बन गया, कोई फीमेल थी तो कोई मेल बन गया। हाउ इट हैपेंस? जस्ट बिकॉज उनमें आते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस। बोलो क्या नाम है? एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2002 ऑल इंडिया पीएमटी। ध्यान से, अगर तुम लोग मजाक ना करो, हंसो नहीं, तो मैं बताने की हिम्मत रखूंगा। अदरवाइज इन चैप्टर्स में तुम लोग बहुत खतरनाक तरीके से व्यवहार करते हो, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। आपने सुने होंगे जिन्हें हम लोग बोलते हैं हिजड़े, सुना है ना तुमने? इनकी कंडीशंस में कई बार, नॉट ऑलवेज,
कई बार कंडीशन यही होती है कि उनमें हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से दोनों तरीके के कैरेक्टर आ जाते हैं, एंड दीज आर नोन एज गाइनेंड्रोमार्फ। गाइन मतलब फीमेल, एंड्रो मतलब मेल, मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर आ जाना, इट इज नोन एज गाइन। गाइन मतलब फीमेल, गाइनो, गाइन मतलब फीमेल, गाइनीशियम मतलब फीमेल, याद आया, एंड्रूसियम मतलब मेल, तो गाइनेंड्रोमार्फ। क्या बोलो? गाइनेंड्रोमार्फ। इतना एक्स्ट्रा पढ़ाने पर कितनी मुश्किल आ जाती है। पढ़ा संभाल पाओगे? संभाल लोगे? देखते संभाल पाओगे कि नहीं। अभी इधर मत देखना। टेस्टिस की कवरिंग याद है? हाँ, थोड़ा दूर से चलते हैं ताकि ये ना याद रहे। टेस्टिस में सबसे बाहर ट्यूनिका वेजिनालिस, फिर ट्यूनिका एल्बोनिया, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा हो गया, फिर पेटा टेस्टिस के अंदर घुसे, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट मिले, कितने? 250 कंपार्टमेंट मिले। ये 250 कंपार्टमेंट में हर कंपार्टमेंट में क्या भरा है? भूसा भरा है। क्या भरा है? ट्यूब्यूल। कौन से ट्यूब्यूल? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितने? 2 से 3। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट किया, ट्यूब कट किया, गोल गोल मिला, एपिथेलियम मिली। एपिथेलियम का नाम जर्माइनल एपिथेलियम। कितनी प्रकार की सेल? वन इज जर्म सेल, दूसरी सर्टोली सेल। जर्म सेल ने क्या बनाया? स्पर्म। और नरिशमेंट किसने दिया? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का दूसरा नाम नर्स सेल, सस्टेंटाकुलर सेल। 2 हार्मोन निकालेगी, वन इज इनहिबिन, जो किसको तब करेगी? एफएसएच की ओवर एक्टिविटी को। किसको? और क्या ये स्पर्म बनाने के लिए जरूरी है? यस सर। और दूसरा ये क्या सिक्रीट करेगी? एएमएफ। फिर से बोलो, व्हाट इज एएमएफ? एंटी मुलेरियन फैक्टर। और क्या ये मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करेगा? याद रहेगा? और ये सब कहां चल रहा है? टेस्टिस। हाँ, टेस्टिस। अब मैं हटा रहा हूं इनको, जितना जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूं हटाता जा रहा हूं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में जो सेल्स हैं, क्या ये इंटरस्टिशियल सेल है? भूल गए, इंटरस्टिशियल सेल है। और इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या? ये लेडिंग सेल है। और जो लेडिंग सेल्स हैं उन पे हार्मोन एक्ट करेगा LH। बोलो कौन सा? LH। और उस LH हार्मोन से एक हार्मोन बनेगा, बोलो कौन? टेस्टोस्टेरॉन। फिर से बोलो। और उस टेस्टोस्टेरॉन को हम लोग एंड्रोजेनिक हार्मोन बोलेंगे कि एस्ट्रोजेनिक? हाँ, एंड्रोजेनिक। अब फिर से मैं करके देख रहा हूं। ये क्या बनाया मैंने? ये क्या बनाया? ये क्या बनाया? बताओ, ये क्या है? इंटरस्टिशियल। क्या यहाँ सेल है? सेल का नाम लेडिंग सेल है। लेडिंग सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल। बोलो, इंटरस्टिशियल सेल है। और इन इंटरस्टिशियल सेल्स में LH काम कर रहा है। LH एंटीरियर पिट्यूटरी से आया और इससे एक हार्मोन बन रहा है। नाम बताओ? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ना होता तो मेल कैरेक्टर होता कि नहीं होता? नहीं होता। और टेस्टोस्टेरोन के लिए क्या चाहिए? LH। और LH कहां से निकल रहा? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी से 2 हार्मोन, एक कौन? FSH और एक कौन? LH। क्या ये दोनों गोनेड को मेंटेन करते हैं? इसीलिए FSH एंड LH आर नोन एज गोनेडोट्रोपिन। बोलो क्या नाम? तो बताओ, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन गोनेड से निकलते हैं? यस सर। गोनेडोट्रोपिन गोनेड से निकलते हैं कि पिट्यूटरी से? पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर के एंटीरियर? एंटीरियर। 2 हैं, एक कौन? FSH, एक कौन? LH। याद रहेगा? अब बताओ, क्या हमारे टेस्टिस से भी हार्मोन निकलता है? यस। बोलो कौन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज मेल हार्मोन और फीमेल? इसका मतलब है पिट्यूटरी डिफरेंशिएट नहीं करती कि कौन होगा मेल, कौन होगा फीमेल। नहीं समझ में आया? क्या फीमेल और मेल दोनों FSH LH निकालते हैं? यस। लेकिन ये हार्मोन डिसाइड करेगा कि कौन होगा मेल, कौन होगा फीमेल। हार्मोन का नाम? और टेस्टोस्टेरोन पिट्यूटरी में बनता है कि टेस्टिस में? टेस्टिस में। इसलिए टेस्टिस विल क्रिएट मेल कैरेक्टर। फीमेल कैरेक्टर की मेल? मेल। हटा दें इसे।
चलो अब बताओ, मैंने एक डायग्राम जानबूझ के नहीं हटाया है, उसका मैं जानता हूं, मुझे डर है तुम गड़बड़ ना कर दो, इसलिए उतनी देर से बार बार वही बोल रहा हूं। अब जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना। बताइए, टेस्टिस की सारी लेयर दिख रही हैं? अब जो ये येलो वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनका नाम सेमाइनल ट्यूब्यूल। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्माइनल एपिथेलियम है, सर्टोली सेल है, इंटरस्टिशियम भी है, लेडिंग सेल है, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। खैर, हमें तो बाहर वाले से मतलब नहीं, इस ट्यूब्यूल के अंदर से मतलब है। बताओ इन ट्यूब्यूल के अंदर क्या बन रहा है? स्पर्म। क्या नरिश भी हो रहा है? क्या स्पर्म बन रहा है और नरिश भी हो रहा है? यस, इन स्पर्म को पकड़कर छोटे छोटे ट्यूब्यूल आगे बढ़े, छोटे छोटे ट्यूब्यूल आगे बढ़े। बताइए ये छोटे छोटे ट्यूब्यूल कहां से आए? पता नहीं सर। हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आए और इन्होंने यहां एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल बनाया एंड दैट इज नोन एज रेटी टेस्टिस। फिर से बोलो, रेटी टेस्टिस। क्या बनाया? रेटी टेस्टिस। थोड़ा और इधर लिखे, थोड़ा काम आएगा। इट इज नोन एज रेटी टेस्टिस। अब मैं पूछूंगा रेटी टेस्टिस में क्या आया होगा? जो कहां बने थे? तो भाइयों ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एरिया जहां पर मैंने ये लाइन लगाई है, और ये रहा रेटी टेस्टिस का एरिया। तो क्या बीच बीच में भी ट्यूब्यूल हैं? दीज आर नोन एज ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या नाम है? ट्यूबुलाई रेक्टाई। चलो बोलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कौन से ट्यूब्यूल निकले? अब आवाज नहीं आ रही। ट्यूबुलाई रेक्टाई निकली, और ये एक जगह पर बेटा वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। नाम बताओ। रेटी टेस्टिस। नाउ रेटी टेस्टिस से फाइन ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, फाइन्स, बहुत फाइन ट्यूब्यूल निकल रहे हैं, एंड दीज आर नोन एज वासा इफरेंसिया। फिर से बोलो, these are known as vasa efferentia, also known as efferent tubule. Efferent tubule, और इन इफरेंट ट्यूब्यूल के सारे ट्यूब्यूल को एक साथ बेटा एक स्ट्रक्चर पकड़ता है, एंड दैट इज नोन एज एपिडिडाइमिस। फिर से बोलो, इट इज नोन एज एपिडिडाइमिस। मैं बनवाऊंगा दोबारा तुम लोगों से, अभी जो हो रहा है सो हो रहा है। बताओ ये जो वासा इफरेंसिया है ये कहां गई? एपिडिडाइमिस। फिर से बोलो, और एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट, हेड बोलो कौन? हेड। बॉडी बोलो कौन? बॉडी। एंड टेल। ना बोलो, बोलो बोलो, हेड, बॉडी, टेल। ओके, नहीं आया? ये बताओ, तीनों के तीनों स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर का नाम है। नाम बताओ। एपिडिडाइमिस। और जब एपिडिडाइमिस बेटा खत्म हुआ, तब बेटा स्क्रोटम सैक से होते हुए एक स्ट्रक्चर और निकला, एंड दिस इज अ फाइनल ट्यूब्यूल, वासा एफरेंसिया की वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया। कुछ लोगों ने तो हिम्मत हार ली कि सर अब हमको नहीं आएगा। देखो, इसी स्ट्रक्चर को मैं बहुत सिंपल और बहुत आसानी से बनाऊंगा बिना मुश्किल का, क्योंकि अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं पूछूंगा। चलो अब मैं फुल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं। यस, बोलो। ट्यूनिका, ट्यूनिका वैजिनस। थैंक यू वेरी मच। ओके, इसके अलावा ये है टेस्टिस। क्या बेटा? टेस्टिस। चलो टेस्टिस में गिनो। ट्यूनिका वैजिनस के बाद ये वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका, थैंक यू वेरी मच। ट्यूनिका एल्बुजिनिया हो गया। ओके,
इसके बाद ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब कंपार्टमेंट दिख गए? बताओ कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर से बोलो, क्या ये टेस्टिकुलर लोब्यूल दिख गए? ओके, थैंक यू वेरी मच। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या मिले? क्या ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिल गए? बताओ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या कोई ट्यूबुलाई रेक्टी निकली? ट्यूबुलाई रेक्टी जो निकली है, इन्होंने कोवर करके कंबाइन करके एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाया। नाम बताओ। रेटी टेस्टिस से क्या यहाँ पर कोई ट्यूब निकले? ट्यूब का नाम वासा एफरेंसिया। और वासा एफरेंसिया से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर निकला। बताओ इसका नाम एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस के 3 पार्ट हैं। नाम बताओ। हेड, बॉडी, याद रहेगा? और बताओ इसके बाद एक और ट्यूब निकला और ये ट्यूब एब्डोमेन में गया। किस कैनाल के थ्रू? इंग्वाइनल कैनाल। भूल गए? याद है? इंग्वाइनल कैनाल याद है? सर भूल गए सर, हमें नहीं याद है। बताओ, मैंने बॉडी में एब्डोमेन बनाया था और एब्डोमेन बनाने के बाद मैंने बोला था यहाँ पर एक बेटा कैनाल बनेगी। कैनाल का नाम तो बताओ जो वासा एफरेंसिया गया है वो किसके थ्रू गया है? इंग्वाइनल कैनाल। वासा एफरेंसिया की डिफरेंसिया। इससे बेहतर है कि तुम ट्राई करो एनसीईआरटी के डायग्राम जो तुम्हारे हिस्से में आने हैं बुक में, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, और समझने की कोशिश करिए। जो जो मैं पूछूं बताइए। ये वाली लेयर का नाम ट्यूनिका वेजिनालिस। फिर से बोलो। फिर उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा सबसे अंदर। फिर इसके बाद ये आपको कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। ये कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर से बोलो। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। बताइए ये स्ट्रक्चर का नाम रेटी टेस्टिस। फिर से बोलो। रेटी टेस्टिस के बाद ट्यूब निकले हैं। नाम बताओ। वासा एफरेंसिया। फिर ये स्ट्रक्चर मिला। नाम बताओ। एपिडिडाइमिस। फिर से बोलो। और एपिडिडाइमिस का ये वाला रीजन है, ये वाला बॉडी, ये और जो एपिडिडाइमिस की टेल है इससे फिर से एक ट्यूब बनी है और ये ट्यूब ऊपर की तरफ आई है। इसका नाम वासा डिफरेंसिया। एफरेंसिया की डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया कैनाल से गई है। कैनाल का नाम इंग्वाइनल कैनाल गई है। और इंग्वाइनल कैनाल के बाद ये कहाँ गई है? पेल्विस में कि एब्डोमेन में? एब्डोमेन में बेटा ब्लैडर है जिसमें यूरिन भरा है। यूरिन वाले ब्लैडर का नाम यूरिनरी ब्लैडर। फिर से बोलो। और यूरिनरी ब्लैडर में से ये ट्यूब आ रहे हैं। नाम बताओ। यूरेटर। फिर से बोलो। और क्या ये यूरेटर किडनी से आ रहे हैं? और किडनी में बनता है यूरिन। बोलो क्या बनता है? यूरिन। तो क्या ये यूरेटर यूरिन लेके आ रहे हैं? और यूरिन कहाँ डाल रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर। फिर से बोलो। लेकिन उसी यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर को कर्व करने के बाद बेटा, कर्व करने के बाद 2 ट्यूब बाहर आए हैं। इन दोनों ट्यूब का नाम वासा डिफरेंसिया। फिर से बोलो। अगर इतना आप बताओगे तो मैं डायग्राम फिर से ट्राई करूंगा। अब बेटा मुश्किल ये है कि मैं हिम्मत नहीं हार सकता। आप चाहे कैसे भी ये डायग्राम को समझने की कोशिश करो, कैसे भी, पर इन डायग्राम को बहुत फीलिंग के साथ समझना है। लेट सपोज दिस लाइन इज द बिलो एब्डोमेन। तो ये वाला रीजन पेल्विस, ये वाला रीजन, क्या ये वाला रीजन पेल्विस है? और ये वाला रीजन एब्डोमेन। और अगर एब्डोमेन है तो बताओ तुम्हारा जो यूरेटर है कौन सा बेटा? सॉरी, और यूरिनरी ब्लैडर कौन सा ब्लैडर है? यूरिनरी। तो बताओ यूरिनरी ब्लैडर आपका एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है कि पेल्विस? एब्डोमिनल। क्या इससे बेटा ट्यूब निकला है? नाम बताओ। यूरेटर। और ये यूरेटर यूरिन लेके आ रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? किडनी। मेरी मदद करो। क्या ये ब्लैडर है?
ब्लैडर का नाम यूरिनरी ब्लैडर। क्या इसमें यूरिन भरा हुआ है? क्या ये यूरिन कहीं से आया है? कहां से आया है? यूरेटर से। फिर से बोलो, यूरेटर में यूरिन कहां से आया है? किडनी से। तो किडनी ने क्या बनाया है? यूरिन। यूरिन का कहाँ आया है? यूरेटर। यूरेटर में जो बेटा आया है वो कहाँ गया है? यूरिनरी ब्लैडर। पक्का? ये तो कहानी है एब्डोमेन की। अब मैं इस कहानी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए, क्या आपको यहां पर टेस्टिस दिख रहा है? अब बेटा मदद करिएगा, टेस्टिस की लेयर दिख रही है? चलो, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम ट्यूनिका वैजिनैलिस। फिर बाकी लेयर बता पाओगे? बोलो कौन कौन सी? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। पक्का? कंपार्टमेंट दिख रहे हैं? बताओ कंपार्टमेंट का नाम? टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर से बोलो, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ट्यूबुलाई रेक्टी मर्ज कर रही है। ट्यूबुलाई रेक्टी मर्ज करके क्या बना रही है? रेटी टेस्टिस। फिर से बोलो, क्या रेटी टेस्टिस से इफरेंट ट्यूब्यूल निकल रहे हैं? इनका नाम वासा इफरेंसिया। फिर से बोलो, और वासा इफरेंसिया को किसी ने पकड़ा है? उसका नाम एपिडिडाइमिस। फिर से बोलो, तो एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट है। बोलो कौन कौन? क्या हेड है, बॉडी है, टेल है, और बेटा इसके बाद यहां पर एक ट्यूब बना है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब है। बताओ ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब का नाम? वासा इफरेंसिया की डिफरेंसिया। क्या ये इंग्वाइनल कैनाल से ऊपर गया है? ऊपर मतलब कहां? एब्डोमेन। क्या ये रीजन एब्डोमेन रीजन है? और इसके नीचे वाला रीजन पेल्विस। फिर से बोलो, पेल्विस। क्या ये एब्डोमिनल रीजन में जाने के बाद यूट्रस के यूरेटर के पीछे गया है? और यूरेटर के पीछे से घूमकर ब्लैडर पर आया है? भाइयों बहनों, ये जब ब्लैडर पर आया है तो ये ट्यूब के साथ आया है, लाइक दिस। अगर मैं दूसरी तरफ का भी एज्यूम कर लूं कि सर यूरेटर के चारों तरफ घूम के आया, मैं दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं। दूसरा स्ट्रक्चर भी बेटा कौन सा होगा? बोलो क्या होगा? वासा डिफरेंशिया। बोलो क्या होगा? और फिर किससे निकला होगा? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से क्या? वासा डिफरेंशिया, रेटी टेस्टिस। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि यहां पर भी ये मामला टेस्टिस से होकर ही आया। यस और नो? तो अब बताओ, ये जो स्ट्रक्चर आया है ये कहां पर पहुंचा? यूरिनरी ब्लैडर के माउथ पर। कहां पर? यूरिनरी ब्लैडर। ये बताओ, ये ब्लैडर है? ब्लैडर का नाम यूरिनरी ब्लैडर। ओके, नाउ अब यूरिनरी ब्लैडर के पास 2 पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दीज पाउच लाइक स्ट्रक्चर आर सेमाइनल वेसाइकल। फिर से बोलो, अब सेमाइनल वेसाइकल की ओपनिंग इस वासा डिफरेंशिया की ओपनिंग के साथ मर्ज हो रही है और एक डक्ट बन रही है। डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। फिर से बोलो, सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट और बेटा वासा डिफरेंशिया आपस में मर्ज करके क्या बना रही है? इजैकुलेटरी डक्ट। अब जो जो पूछो बता, बताइए यहां पर क्या बना था? स्पर्म। बोलोगे नहीं? स्पर्म कहां पर आया? कहां पर आया? फिर से बोलो, कहां पर आया? एपिडिडाइमिस। कहां पर आया? वासा डिफरेंशिया आया। और इस स्पर्म में किसके सिक्रीशन जोड़े गए? सेमाइनल वेसाइकल। फिर से बोलो, तो सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन मिलते ही बताइए इसका वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो जो अब स्पर्म कहलाता था अब सीमेन कहलाया। क्या कहलाया? सीमेन। बताइए, स्पर्म और सीमेन एक ही बात की अलग अलग? अलग अलग। स्पर्म बने थे टेस्टिस में, लेकिन स्पर्म जब यहां पहुंचे तो उसमें सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन ऐड किया गया और इस तरीके से क्या बना? सीमेन। और इस सीमेन को बेटा एक लंबी पतली ट्यूब के द्वारा, जिसका नाम है यूरेथ्रा, बोलो क्या नाम है? इस यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी के बाहर निकाल दिया गया।
अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, होल्ड ऑन। यानी सीमेन जो बेटा इजैकुलेट हुआ, किसके थ्रू इजैकुलेट हुआ? यूरेथ्रा। फिर से बोलो। पर इस यूरेथ्रा के चारों तरफ कवरिंग है, और कहां कहां पर क्या क्या कवरिंग है देखने लायक बात है। याद रखना, जहां यूजैकुलेटरी डक्ट है उसी के बाद यहां पर एक बेटा ग्लैंड पाई जा रही है, प्रोस्टेट। फिर से बोलो, फिर से बोलो, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यहां पर एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जो हाईली मस्कुलर है, एंड दिस हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज पेनिस। फिर से बोलो, दिस इज नोन एज पेनिस। लेकिन पेनिस और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में देयर इज वन मोर ग्लैंड, दैट इज नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर से बोलो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। समस्या कहां आएगी? जब आप उन 4 बातों को भूल जाओगे जो मैंने सबसे पहले कही थी। बोलो, पहली बात। भूल गए बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। याद आया? फिर एसेसरी डक्ट। याद आया? फिर शाबाश, एसेसरी ग्लैंड। और इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया। में भी आपको बहुत अच्छे डायग्राम बना दिए जाएं, इससे भी अच्छे डायग्राम बना के समझाया जाए, लेकिन रिटेन तब रहेगा जब आप नोट बनाओगे। पहला बोलो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा, एसेसरी डक्ट। तीसरा, एसेसरी ग्लैंड। चौथा, एक्सटर्नल जेनिटलिया। आइए इस स्ट्रक्चर में चारों चीजें ढूंढते हैं। बताओ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम? टेस्टिस। फिर से बोलो, टेस्टिस के बाद इसकी एसेसरी डक्ट ढूंढे। क्या ढूंढे? और डक्ट शुरू हुई है ट्यूबुलाई। बोलो, डक्ट शुरू हुई है ट्यूबुलाई। फिर मारेंगे, फिर 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 इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। नहीं आया। अगर मैं डक्ट पूछूं सीक्वेंस बता पाओगे? बिना देखे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक है टेस्टिस। बोलो, क्या है? टेस्टिस। वेरी गुड। टेस्टिस तब तक है जब तक क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां पर क्या बन चुके हैं? स्पर्म। मैंने बोला था गैमीट बनाने वाले ऑर्गन का नाम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसको कैरी करने वाले ऑर्गन का नाम एसेसरी डक्ट। तो बताओ, क्या ट्यूबुलाई रेक्टाई स्पर्म बनाएंगे कि कैरी करेंगे? कैरी करेंगे। और कैरी करने वाले गिने। बोलो इधर बिना देखे, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। इट इज नोन एज, मीटस का मतलब ओपनिंग, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। और इस यूरेथ्रल मीटस से स्पर्म और सीमेन का बाहर आना, इट इज नोन एज इजैकुलेशन। बोलो, क्या है? इजैकुलेशन। तो मुझे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मालूम है, नाम बताओ। और मैं एसेसरी डक्ट जान गया हूं। जान गया हूं? अब बताओ, एसेसरी ग्लैंड। फिर से बोलो, एक ग्लैंड मिली, नाम बताओ। सेमाइनल वेसाइकल। बोलो, एक ग्लैंड मिली, बताओ। प्रोस्टेट। बोलो, एक ग्लैंड मिली, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर से बोलो, नहीं आया? और बोले एक्सटर्नल जेनिटलिया। भाई साहब, ये स्ट्रक्चर जो यूरेथ्रा को कवर करता है, दिस फुल स्ट्रक्चर इज नोन एज पेनिस। इट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया। यस और नो? अब देखेंगे, और अब अगर आप बता पाएंगे तो याद रहेगा। बताओ कितने स्ट्रक्चर में पढ़ना है? 4। बढ़िया, 4 याद है? बोलो, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मिल गया?
दूसरा एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट हो गया, फिर एक्सेसरी ग्लैंड हो गई, अभी पूरा नहीं हुआ, और एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। आज केवल स्ट्रक्चर पढ़े, लिखना बहुत है अभी। अब क्या आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है? बताओ, एक पेयर है? बताओ, इनमें कवरिंग है? मालूम है? ट्यूब्यूल है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एपिथेलियम है? नाम बताओ। जर्माइनल एपिथेलियम। दो प्रकार की सेल है, जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। उनके बाहर भी कुछ सेल हैं, इंटरस्टिशियल सेल, ऑल्सो नोन एज लेडिंग सेल। कौन कौन सा सेल क्या करेगा याद रहेगा? जर्म सेल क्या बनाएगी? नर्सिंग कौन करेगी? कोई ग्लैंड हार्मोन निकालेगी? नाम बताओ। लेडिंग सेल। जो ट्यूब्यूल चल रहे हैं, इनमें हार्मोन चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो ट्यूब्यूल सिस्टम में नहीं है, इंटरस्टिशियल सिस्टम में। याद है? और क्या एक्सेसरी डक्ट याद है? पक्का? चलो, जो तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसकी पहली डक्ट मर्ज टेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। ग्लैंड कितनी मिल गई? नंबर 1 सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट हो गया, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। भाइयों, मैंने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। आई एम सेटिस्फाइड कि तुम्हें आ गया, लेकिन मुझे एक्सेसरी डक्ट का सीक्वेंस केवल लिखना। ये भी मालूम है कि तुम्हें आ गया, मुझे मालूम है कि तुम्हें आ गया, लेकिन सीक्वेंस लिखना। लिख पाओगे? बताओ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ट्यूबुलाई रेक्टाई। थैंक यू। अब मुझे नहीं आता, बताओ। रेटिटेस्टिस। थैंक यू वेरी मच। फिर वासा इफरेंसिया। वेरी गुड, इफरेंसिया। इसके बाद एपिडिडाइमिस। इसके बाद वासा डिफरेंशिया। थैंक यू वेरी मच। वासा डिफरेंशिया। और इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट। बताओ, इजैकुलेटरी डक्ट क्या दो लोगों की ओपनिंग ले रही है? एक कौन? एक तो बेटा वासा डिफरेंशिया, और दूसरा सेमाइनल वेसाइकल। और इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा। फिर से बोलो, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की ओपनिंग का नाम एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ, क्या क्या पढ़ लिया? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाम बताओ। टेस्टिस पूरा पढ़ लिया है? स्ट्रक्चर याद है? इसके बाद क्या पढ़ ली? एक्सेसरी। अब क्या पढ़े? एक्सेसरी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं ध्यान से एक्सेसरी ग्लैंड आपको पढ़ाता हूं। हटा दूं? ठीक, एकदम शांत। As we know, we have a bladder, and this bladder is known as, नहीं आया ना? यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन किससे आया है? अरे यार, यूरेथ्रा से, यूरेटर से आया। अब ध्यान सुनना, इस यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करके जब वासा डिफरेंशिया आई, एकदम शांत, तो ये यूरिनरी ब्लैडर के माउथ तक पहुंची लाइक दिस, और इन्हीं माउथ के पास इन्हें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर मिला। नाम बताओ। वो भी यहीं ओपन हुआ, पाउच लाइक स्ट्रक्चर मिला। बताओ वो क्या नाम है? सेमाइनल वेसाइकल। तो पहली एक्सेसरी ग्लैंड का नाम सेमाइनल वेसाइकल, और इस तरीके से दोनों मिलकर के एक डक्ट बनाती है। नाम बताओ। इट इज नोन एज इजैकुलेटरी।
याद रखना, इजैकुलेटरी डक्ट की जगह पर इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म या फिर सीमेन। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ सीमेन होता है। क्यों टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ सीमेन हो रहा है? क्योंकि यहां पर दो इंपॉर्टेंट सिक्रीशन, तीन ही है। बताओ, पहला सिक्रीशन है स्पर्म, बोलो क्या है? स्पर्म। दूसरा सिक्रीशन है सेमाइनल फ्लूइड, बोलो क्या नाम है भाई? सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड। और तीसरा सिक्रीशन है एक ग्लैंड का नाम प्रोस्टेट। फिर से बोलो, प्रोस्टेट। अब इन तीन सिक्रेशन से मिलकर के जो भी फ्लूइड बनता है उसका नाम है सेमाइनल प्लाज्मा और सेमाइनल फ्लूइड। इस सेमाइनल प्लाज्मा का कंटेंट स्पर्म, लगभग 10% इसमें स्पर्म होते हैं। पूरे फ्लूइड में 10% हिस्सा स्पर्म का। सेमाइनल फ्लूइड और फिर सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन, लगभग 60% सिक्रीशन सेमाइनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट का सिक्रीशन, 30% सिक्रीशन ऑफ द प्रोस्टेट। तो बताओ, कुल मिलाकर के जो स्पर्म था उसको दो जगह से नरिशमेंट मिलता है, पता नहीं कहां कहां। यहां पर बताओ, कुछ नहीं आया तुम्हें? सर्टोली सेल की कहानी कहां थी? टेस्टिस। अब मैं टेस्टिस पढ़ा रहा हूं कि डक्ट। अब इस डक्ट में नरिशमेंट देने वाले कौन कौन लोग, बोलो इसका नाम। फिर से बोलो। अच्छा बताओ, इसका नाम प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट के सिक्रीशन आएंगे? नो सर। क्या सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन आएंगे? और क्या वासा डिफरेंशिया के सिक्रीशन आएंगे? वासा डिफरेंशिया से क्या आ रहा है? बोलोगे नहीं तो आएगा नहीं। और उसका हिस्सा कितना है? क्या सेमाइनल वेसाइकल पे से भी सिक्रीशन हो रहा है? सेमाइनल वेसाइकल से सिक्रीशन हो रहा है, उसका नाम है सेमाइनल वेसाइकल फ्लूइड। और क्या प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सिक्रीशन हो रहा है? यस, उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन। और इन तीनों को मिला करके बोल रहे हैं सेमाइनल प्लाज्मा या फिर सीमेन। तो बताओ, सीमेन बराबर स्पर्म होगा क्या? नो। सीमेन बराबर कितनी चीजें? तीन। नंबर 1 स्पर्म, सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकल, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट। तो जो इजैकुलेट होकर के बाहर आया वो एक्चुअली स्पर्म है कि सीमेन है? जो इजैकुलेट होकर के बाहर आया वो स्पर्म है कि सीमेन? सीमेन। और सीमेन में टोटल कितनी चीजें हैं? 3। नंबर 1 स्पर्म कितना परसेंट? 10%। और सेमाइनल वेसाइकल 60% और प्रोस्टेट 30%। नहीं आया ना? आया। और याद रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर सब लोग नोट करेंगे। सेमाइनल वेसाइकल के जो सिक्रीशंस हैं उनमें क्या क्या पाया जाएगा? एक तो पाया जाएगा फ्रक्टोज, दूसरा पाया जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अलावा पाए जाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसके अलावा सम पेप्सिनोजन एंजाइम्स। और ये सिक्रीशन पूरे सीमेन का 60% होगा। इसके अलावा प्रोस्टेट भी कुछ सिक्रीशन निकालेगा। प्रोस्टेट के सिक्रीशन में होंगे कैल्शियम एंड पोटेशियम। बुक में क्या क्या लिखा है? कैल्शियम लिखा है और कोई आयन? कैल्शियम एंड पोटेशियम। इसके अलावा क्लॉटिंग एंजाइम्स, तो अगर तुम सीमेन में ढूंढने निकलो तो अब क्या क्या मिलेगा? बोलो भाई, सीमेन में क्या क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? स्पर्म और
फ्रक्टोज और एस्कॉर्बिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोटीन एंजाइम और कैल्शियम, पोटेशियम एंड क्लॉटिंग एंजाइम। और इतने सारे सिक्रीशन का नाम स्पर्म की सीमेन, सीमेन। तो भाइयों लाओ जल्दी लाओ। ओके, मुझे मालूम है कि मैं इसके आगे जितना मुश्किल करता जाऊंगा उतनी ज्यादा आफत होती जाएगी। मैं बताओ, इस ब्लैडर का नाम क्या था? यूनरी ब्लैडर के बाद इजैकुलेटरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद जो बेटा पतली ट्यूब चालू हुई इसका नाम यूरेथ्रा। फिर से बोलो, यूरेथ्रा खुद में 3 पार्ट में बटा है। कितने पार्ट में? 3। अब इसे हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं। बताओ सीमेन में स्पर्म कितना और सेमाइनल वेसाइकल सिक्रीशन 60% और प्रोस्टेट का सिक्रीशन। आप सुनो ध्यान से, यूरेथ्रा इजैकुलेटरी डक्ट के पास चालू होता है और यूरेथ्रा उसके आसपास भी है। इनका क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर से बोलो, a part of urethra which is surrounded by prostate gland is known as glandular urethra। बोलो कैसा? glandular। भाई थोड़ा मदद चाहिए मुझे, बाकी मैं आपको निपटा लूंगा। ध्यान सुनो, बताओ यूरेथ्रा इजैकुलेटरी डक्ट के बाद की ट्यूब है। बताओ उसके चारों तरफ ये कौन सी ग्लैंड? तो बताओ प्रोस्टेट ग्लैंड ने जिस यूरेथ्रा को कवर कर रखा, लेट्स सपोज दिस इज अ यूरेथ्रा और इसको किसने कवर कर रखा? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बताओ वो हिस्सा जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड ने सिक्रीट किया पर कवर कर रखा, दैट इज नोन एज ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। फिर से बोलो, ग्लैंडुलर यूरेथ्रा के बाद आता है मेम्ब्रेनस पार्ट। कैसा? और मेम्ब्रेनस पार्ट के बाद आता है पेनाइल यूरेथ्रा, जो पेनिस के द्वारा कवर्ड है, ऐसा यूरेथ्रा, दैट इज नोन एज पेनाइल यूरेथ्रा। तो बताओ ये वाला यूरेथ्रा मेम्ब्रेनस। फिर से बोलो, मजा ही नहीं आ रहा, बोलो कौन सा? मेम्ब्रेनस। और ये वाला यूरेथ्रा पेनाइल यूरेथ्रा। बोलो कौन? और पेनाइल यूरेथ्रा को किसने कवर कर रखा है? पेनिस। तो बताओ यूरेथ्रा के कितने पार्ट? बोलो, पहला ग्लैंडुलर, दूसरा मेम्ब्रेनस, तीसरा पेनाइल। और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास और प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनाइल यूरेथ्रा के पास एक इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ ग्लैंड है। एक ग्लैंड है कि पेयर ऑफ ग्लैंड? एंड दैट इज नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? तो अब बताओ टोटल ग्लैंड कितनी हो गई? पता ही नहीं। बोलो पहला वाला सेमाइनल वेसाइकल, पहला वाला, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा बल्ब। अब सुनना, जो सीमेन है उसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन नहीं आते। फिर से सुनो, सीमेन में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन नहीं आते। सीमेन में सिक्रीशन किसके आते हैं? सेमाइनल कितना %? 60%। प्रोस्टेट और स्पर्म। तो फिर सर ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है? इट सिक्रीट्स लुब्रिकेंट्स जस्ट बिफोर द मीटिंग, जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। पेनिस से एक बेटा लुब्रिकेंट ड्रॉप होता है एंड दैट लुब्रिकेंट इज सिक्रीटेड बाय बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बताओ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन सीमेन में है कि नहीं? है। दीज आर एसेसरी ग्लैंड। तो टोटल मिलाकर कितनी ग्लैंड हो गई? 3। बोलो कौन कौन? सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बताओ किसका हिस्सा सीमेन में नहीं है? बल्बो यूरेथ्रल। तो मैंने 4 में से 3 पढ़ा दिए। पहला पार्ट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा पार्ट एसेसरी, तीसरा पार्ट एसेसरी ग्लैंड कितनी है? तीनों के नाम याद है? हम बताओ। सेमाइनल वेसाइकल और
और सबके सिक्रीशन अलग अलग याद हैं? सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन याद है? बोलो क्या? फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड जैम। प्रोस्टेट के सिक्रीशन याद है? बोलो कौन? कैल्शियम, पोटेशियम, प्लाटिनियम। नहीं आया? बताओ क्या बचा? एक्सटर्नल जेनिटलिया। वो भी पढ़ेंगे तभी यहां से जाएंगे। एक्सटर्नल जेनिटलिया, external genitalia of the male reproductive system is known as penis. It is the erectile tissue or the erectile organ. It carries urethra inside it. A little bit more than NCERT. When we see the penis, it have a large bulge structure at the tip that is known as glans penis. एकदम शांत, glans penis, and this penis and glans penis, it is covered by a skin known as foreskin. Foreskin, also known as prepuce. Okay, so if we cut the section of this penis, ये एक्स्ट्रा है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। If we cut the section of penis, इस पेनिस के अंदर आपको कुछ डिफरेंट टिश्यू मिलेंगे। सबसे बाहर वाले टिश्यू दीज आर नोन एज ट्यूनिका वेजिनैलिस। नाम सुना सुना लग रहा है, याद आया? इट इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनैलिस। टेस्टिस की भी सबसे बाहर वाली कवरिंग का नाम ट्यूनिका वेजिनैलिस। इसके बाद इसमें कुछ इरेक्टाइल टिश्यू मिलेंगे, जैसे एक पेयर मिलेगा कार्पोरा कैवर्नोसा। बोलो क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज कार्पोरा कैवर्नोसा। और इनमें से एक टिश्यू मिलेगा दैट इज नोन एज कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। And the corpora spongiosum is the tissue in which urethra is present. आप शायद भूल चुके हो, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। क्या यहां से बेटा यूरेथ्रा चला था? यस और नो? अच्छा बताओ, यूरेथ्रा के कितने पार्ट थे? 3। एक था ग्लैंडुलर पार्ट, एक मेम्ब्रेनस पार्ट और एक पेनाइल पार्ट था। तो बताओ, यूरेथ्रा पेनिस से होकर भी गुजर रहा है और ओपन हो रहा है इन एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, इसका मतलब ये वो जगह है जहां से यूरिन भी निकलेगा और सीमेन भी। बस याद रखना, इस यूरेथ्रा को जब देखेंगे तो वो इन टिश्यू के अंदर मिलेगा। तो जब मैं टेस्टिस के टिश्यू को कट करूंगा क्रॉस सेक्शन, तो एक पेयर ये टिश्यू मिलेंगे। बोलो क्या? कार्पोरा कैवर्नोसा। बोलो क्या नाम है? और एक अकेला मिलेगा, बोलो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो बताओ, यूरेथ्रा किससे पास होता है? इनसे कि स्पॉन्जियोसम? स्पॉन्जी। एंड दीज आर स्पॉन्जी टिश्यू। कैसे टिश्यू है? और इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। व्हेन देयर इज अ एक्साइटमेंट, इनमें ब्लड भरेगा और ब्लड भरने की वजह से जो स्पॉन्जी टिश्यू है, दिस बिकम इरेक्टाइल एंड दैट टाइम दिस पेनिस विल एक्ट लाइक अ मेटिंग ऑर्गन। उस समय पर ये कैसे एक्ट करेगा? मेटिंग ऑर्गन। याद रखना, ये मेटिंग ऑर्गन ना तो स्पर्म बनाता है, ना तो कोई हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनिटलिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो बताओ, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होते हैं? जो क्या बनाते हैं? गैमीट।
तो बताओ पेनिस का गैमीट बनाने से कोई लेना देना? किसी हार्मोन को सिक्रेट करने से कोई लेना देना? इसका मतलब इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम प्राइमरी है कि सेकेंडरी? सेकेंडरी। एंड द सेकेंडरी फीचर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और मीटिंग। तो जब कट सेक्शन करेंगे तो कितने टिश्यू मिलेंगे? दो नहीं 3 मिलेंगे। 2 क्या मिलेंगे? कार्पोरा कैवर्नोसा, और एक कौन मिलेगा? कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। इसके पहले कि तुम जाओ, बस मुझे जल्दी से बताओ, कसम खा के बताओ कि जब कभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे कितने पार्ट में? पहला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा एक्सेसरी डक्ट, तीसरा, चौथा। और आप लोग इन्हीं हेडिंग्स में अपना होमवर्क करेंगे। इट इज योर होमवर्क कि आप पूरा एक सीक्वेंस लिखेंगे फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अप टू एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। और कितनी हेड में? 4। कल छुट्टी रखेंगे, संडे है, और हम लोग कब मिलेंगे? परसों मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।